class. So today we are going to be start with the bare provision of Indian Penal Code, and this is the very first class of IPC. So let's continue. तो इसके पहले मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही सिंपल, इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न के साथ. ठीक है, तो उसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल में डाला हुआ है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं. तो आज हम अपने न्यू सब्जेक्ट पर स्टार्ट कर रहे हैं, जो है इंडियन पेनल कोड 1860. ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि ये जो हमारा आईपीसी है, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है. मतलब इसको पढ़ने में इंटरेस्ट तो बहुत आता है, सबको आता है. ठीक है, क्यों आता है? क्योंकि ये वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस की बात करता है, उसके डेफिनेशन, इसेंशियल्स और उसके अगेंस्ट पनिशमेंट क्या दी जाएंगी, फाइन क्या होंगे, है ना, वो पूरा डील करता है. ये पूरा एक्ट डील उसी से करता है, यानी स्पेशली हमको ऑफेंसेस के बारे में ही इसमें बताया गया है. तो एक नॉर्मल सा ब्रीफ इंट्रो इसका दे दें पहले, तब इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक, तो सबसे पहले तो ये आईपीसी हमारा कब का है? 1860. इसका हमको यहीं से पता लग जा रहा है कि आईपीसी हमारा कब बना था. 1860, मतलब बहुत ही पुराना है ना, ये ब्रिटिशर्स के टाइम का हमारा आईपीसी है 1860. ये ड्राफ्ट किसके द्वारा किया गया था, यानी ये ड्राफ्टेड, इसका जो ड्राफ्ट है वो किसने बनाया था? वो बनाया था लॉर्ड मैकॉले ने इन फर्स्ट लॉ कमीशन. ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन में लॉर्ड मैकॉले ने इसको ड्राफ्ट किया था. ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं. और ये एक जनरल कोड है. अब देखिए, जनरल कोड मतलब और स्पेशल कोड. स्पेशल तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, पॉस्को एक्ट हो गया है ना, पॉस्को एक्ट हो गया, पॉश एक्ट हो गया. अब हमको जैसे पॉश एक्ट ले लेते हैं, तो पॉश एक्ट में हमको सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताया गया है, और सेम टू सेम इसमें आईपीसी में भी हमको बताया गया है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में. कहाँ पे? 354 ए से लेके पूरा डी तक, है ना. लेकिन अगर बात दोनों की कंपैरिजन में की जाएगी, तो हमेशा जनरल कोड के ऊपर हमारा स्पेशल लॉ प्रिवेल करता है. यानी हम अगर ऐसा कहीं केस आता है जिसमें इसके भी सेक्शंस हैं और पॉश एक्ट भी है, तो हम मतलब जो कोर्ट होगी वो प्रिवेल किसको करेगी, वो ज़्यादा जो बर्डन होगा वो किसको देंगे, वो हमेशा स्पेशल लॉ के ऊपर ही जाता है. ठीक, तो इस हिसाब से जनरल कोड हो गया कि जनरली जो ऑफेंसेस होते हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लॉ होते हैं कि स्पेशल लॉ में उसको, स्पेशल लॉ की कैटेगरी में उसको रखा गया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे डीवी एक्ट हो गया, पॉश एक्ट हो गया, पॉस्को हो गया, और इसके अलावा डॉवरी प्रोहिबिशन हो गया. मतलब ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जो टाइम टू टाइम बनता गया लोगों की ज़रूरतों को देखकर. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन. अब इसमें चैप्टर कितने हैं? 23. तो ये शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं. जैसे चैप्टर आईपीसी में कितने चैप्टर हैं? 23. सेक्शंस कितने हैं भाई? 511, है ना. आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं, लेकिन हमको 511 के 11 पूरा नहीं पढ़ना है, नहीं तो फिर क्या ही बात है. मतलब 511 कुछ होता है, मतलब हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही टिपिकल पॉइंट ऐसे हैं जो हमको पढ़ना है अच्छे से. बाकी पूरा है पढ़ने के लिए, तो पढ़ते रहिए. इसका इनेक्टमेंट डेट कब है? 6 अक्टूबर 1860. इन्फोर्समेंट कब है? 1 जनवरी 1862. यानी इन्फोर्स कब हुआ? ये 1862 में हुआ था. इनेक्टमेंट, इसका इनेक्ट कब हुआ था? जबकि ड्राफ्ट हुआ था 1860 में हुआ था. ठीक है, तो ये दोनों, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए. तो ये हो गया हमारा ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन. इसके अलावा अगर हम इसको बोलें तो आईपीसी हमारा एक सब्सटेंटिव लॉ है. ठीक है, जो पर्सन के राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में बताता है. ये एक प्रोसीजरल लॉ नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है कि केसेस कैसे कैसे कहाँ से चलेंगे. इसमें बस ऑफेंस बताया गया है, उसके एसेंशियल्स बताए गए हैं और उसके पनिशमेंट बताए गए हैं. ठीक है, और तो ये हमारा आईपीसी का हो गया नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन. इसके अलावा अगर हमको जानना है तो हम क्या जानेंगे? जैसे सबसे पहले तो हम क्राइम क्या होता है. क्राइम के 4 स्टेजेस होते हैं,
है ना। अपराध के 4 स्टेज होते हैं। पहला इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, कमीशन। यानी किसी भी क्राइम को करने के लिए जो सबसे कहते हैं ना कि अगर आपको क्राइम करना है तो आप पहले उसको दिमाग में लाएंगे। अचानक ही कुछ हो जा रहा है तो वो क्राइम में नहीं होगा, या तो वो नेग्लिजेंस में जाएगा, या तो उसके लिए आप डिफेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको सच में कोई क्राइम करना है तो उसके लिए हमको पहले अपने अंदर इंटेंशन लानी होगी। इंटेंशन मीन्स मेंसिरिया, गिल्टी माइंड। पहले से हमको हर चीज़ सोच के रखना होगा, अच्छा ये मारा, अब इसको मारना है, ठीक है। यानी इंटेंशन आया हमको दूसरे को मारने के प्रति। तो इंटेंशन हमारा पहला इसेंशियल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत ही एक्सेप्शंस केसेस में ऐसे हैं जहाँ पे इंटेंशन नहीं ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारा ले लीजिए बाइगेमी में, है ना। बाइगेमी में हमारा मतलब बाइगेमी के ऑफेंस में इंटेंशंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा मतलब बहुत से ऐसे सेक्शन हैं जो हमको अभी आगे आगे मिलेंगे। तो इंटेंशन ज़रूरी होता है। दूसरा होता है प्रिपरेशन। अगर आपने इंटेंशन बना लिया कि हमें किसी को मारना है तो जाहिर सी बात है अब ऐसे तो जाके मारेंगे नहीं, है ना। मारना भी बहुत बड़ा काम है, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए पर्सन प्रिपरेशन करता है कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ये इनको यहाँ बुलाएंगे, फिर यहाँ पे इनको मारेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रिपरेशन। कहीं कहीं पे प्रिपरेशन भी क्या कहते हैं, पनिशेबल है, ठीक है। जैसे बहुत जगह है, 122 में म्यूटिनी से रिलेटेड हो गया, मतलब है प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। अब तीसरा क्या होता है, अटेम्प्ट। तो अटेम्प्ट भाई हर चीज़ का पनिशेबल है। यानी अगर आप किसी भी चीज़ का अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो गया, अटेम्प्ट टू रॉबरी हो गया, अगर आपने अटेम्प्ट किया, अब वो कमीशन हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन वो पनिशेबल है, ठीक है। और जिसका जाहिर सी बात है, जिसका अटेम्प्ट हमको इस सेक्शन में नहीं मिलता है, वो हम कहाँ, उसका सेक्शन हम किससे रिलेटेड कर लेते हैं, सेक्शन 511 मतलब 511 से उसको हम रिलेटेड करके पढ़ते हैं पूरा। अब चौथा जो इसका स्टेज होता है किसी भी ऑफेंस का, वो होता है कमीशन। कमीशन मतलब ऑफेंस को कर देना। यानी हमने इंटेंशन बनाया कि मारना है किसी को, प्रिपेयर किया अपने आप को कि अच्छा वहाँ से लेना है, यहाँ से गन लेना है, वहाँ से उनको कार में बैठाना है, जंगल में ले जाना है, वगैरह वगैरह। अटेम्प्ट मतलब हमने उनको मारने की कोशिश की, ठीक है। कमीशन मतलब कि वो मर गए। यानी हमारा इंटेंशन से लेके कमीशन तक का जो चारों स्टेज होता है, ये एक क्राइम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें देखिए एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो होता है मोटिव। और ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि क्राइम के लिए क्या नहीं ज़रूरी है। अगर हम मतलब अगर किसी भी क्राइम को कोई पर्सन करने जा रहा है तो उसके लिए क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है, तो वो है मोटिव। मोटिव इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मोटिव हम इंडियन एविडेंस एक्ट से लेके चलते हैं, ठीक है। तो जो मोटिव है वो अगर हम मेरा सिर्फ मोटिव है, जैसे कभी कभी मन होता है ना कि रास्ते में जा रहे हैं, कोई किसी ने धक्का दे दिया तो दिमाग में आता है कि मतलब 2 चाटा लगाए, तो ये हमारा क्या है, ये मोटिव है, 2 चाटा लगाना। लेकिन अगर सच में इंटेंशन बना ली हमने कि इसको 2 चाटा लगाना ही है, तो वो क्राइम हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ हो रही, 2 चाटा लगा देंगे, ऐसे अग्रेसिव में हो जा रहे हैं, तो वो क्या है, मोटिव है, उसमें नॉर्मली कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो ये हमारा कोई भी क्राइम व्राइम नहीं है। और ये क्वेश्चन आता है कि मतलब 4 ऑब्जेक्ट दे देंगे जिसमें से एक इंटेंशन होगा, प्रिपरेशन होगा, अटेम्प्ट होगा, मोटिव होगा, तो हमें मोटिव को ही क्या कहते हो, ऑड वन आउट करना है। तो ये हो गया हमारा क्राइम का छोटा सा व्यू, ठीक है। अब इसमें सेक्शंस में जैसे हमारे 511 सेक्शन है, तो इसमें नॉर्मल सी अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ऐसे थोड़ा करके जो मेन चीज़ है वो लिख लीजिए। जैसे पनिशमेंट कितनी दी हुई है, तो पनिशमेंट जैसे फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन में कितनी पनिशमेंट दी हुई है, 6 मंथ से लेकर 2 ईयर तक। तो अब वहाँ पढ़ने से अच्छा है हमने यहीं पे लिख लिया पनिशमेंट, है ना। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले हम इसको तुरंत से रिवाइज कर सकते हैं। तो भाई 511 है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना
तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता है। इसके पहले हमने इसका एनैक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट पहले ही पढ़ लिए हैं। इसका प्रिम्बल का एक इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि ये एक जनरल पेनल कोड है, जो कि हमने आपको पहले बता दिया था कि जनरल पेनल कोड और स्पेशल लॉ में क्या डिफरेंस होता है। और ये एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्ट जो है हमारे ये 1860 का है। 1860 से लेकर आज तक हमें पता है कि इंसान का जो माइंड है वो किस लेवल का चल रहा है किसी भी क्राइम को लेके, है ना। फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम ही आप ले लीजिए, तो आईपीसी में साइबर क्राइम नहीं बताया गया है। इसमें अगर हम साइबर क्राइम कहीं कहीं लाए हैं तो वो किससे लाए हैं, अमेंडमेंट से लाए हैं, है ना। जब ये चीज़ें बढ़ने लगी तो इसका सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में बात करता है। तो टाइटल हमारा इंडियन पिनल कोड है, एक्सटेंट होल ऑफ इंडिया। किसके बाद, 2019 के बाद ये जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगा, वो तो हमें पता ही है। अब सेक्शन 2 आते हैं, तो सेक्शन 2 से लेके 5 तक जो हमारा आईपीसी का सेक्शन है, ये नॉर्मली आईपीसी के ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करता है। तो सेक्शन 2 में क्या है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। विद इन इंडिया मतलब ये नॉर्मली इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करता है। यानी यहाँ पे बताया गया है एवरी पर्सन में हमारा इंडियन में आ जाते हैं और हमारे नॉन इंडियन में आ जाते हैं। मतलब इसमें एवरी पर्सन, ये ऐसा नहीं है कि मतलब सेक्शन 2 के अंदर सिर्फ इंडियन ही पनिशबल है। अगर फॉरेनर भी आके हमारे इंडिया में कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनको भी लाइबल ठहराया जा सकता है आईपीसी के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर। ठीक है, तो हमारा ये सेक्शन 2 इतनी से ही बात करता है। अब हमारा 3 और 4, तो 3 और 4 हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में बात करता है, जो कि बियॉन्ड द इंडिया कमिट हुआ है। यानी कोई ऐसा ऑफेंस जो कि इंडिया के टेरिटरी में नहीं है पर इंडियन के द्वारा है, या इंडिया को वो इफेक्ट करता है। ये 3 में यही बोला गया है, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ। यानी एनी पर्सन का मतलब तो एनी पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, ठीक है। बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड, यानी कोई ऐसा पर्सन जो कि इंडियन लॉ के अंदर वो मतलब आता है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, वो ट्राइड किया जाएगा आईपीसी से। मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं एनआरआई का, ठीक है। एनआरआई जैसे कि है कि एनआरआई हमारा इंडियन और नॉन इंडियन यानी दोनों जगह होते हैं। तो अगर वो फॉरेन में जाके इंडिया के अगेंस्ट कोई काम करते हैं या फॉरेन में ही कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इंडिया का लॉ मतलब आईपीसी के अंडर उसको पनिशेबल किया जाएगा। अगर वो जिस कंट्री में कर रहे हैं, अगर वहाँ पे उनको कमिट करना है, मतलब उनको अगर प्रोसिक्यूट करना है तो ठीक है, नहीं तो अगर वो इंडियन है और इंडिया के बाहर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहे हैं जो हमारे आईपीसी के अंदर पनिशेबल है, तो जाहिर सी बात है कि उनको इसके अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ये हमारे सेक्शन 3 में है और इसको हम रीड विद करते हैं सेक्शन अपने 188 ऑफ सीआरपीसी। 188 ऑफ सीआरपीसी में क्या बोला गया है कि आउटसाइड इंडिया, है ना। मतलब वहाँ पे ज्यूरिडिक्शन बताया गया है हमारा सीआरपीसी कहाँ कहाँ काम करता है। तो 188 में ज्यूरिडिक्शन आउटसाइड इंडिया के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 3 के साथ इसको हम रीड विद कर सकते हैं। फिर हम आते हैं सेक्शन 4 पे, जो कि सेक्शन 3 का ही एक्सटेंशन मोड है। यहाँ पे क्या है, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, यानी 3 के ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो वो सेक्शन 4 में बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है कि द प्रोविज़न ऑफ दिस कोड अप्लाई ऑल्सो टू एनी ऑफेंस, यानी या जो हमारा आईपीसी है ये ऐसे भी ऑफेंसेस पे अप्लाई होगा जो कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया यानी इंडियन के द्वारा किया गया है, एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो यहाँ पे 2 वर्ड हमको मिलता है, एक विदाउट है और एक बियॉन्ड है ना। तो इंडियन सिटीज़न होगा, अगर ये वो इंडियन सिटीज़न है और वो ऐसी जगह पे कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है जो कि विदाउट इंडिया है या बियॉन्ड इंडिया है। तो नॉर्मली जो हमारा बियॉन्ड इंडिया से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बियॉन्ड वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि ऐसी जगह जो कि इंडियन टेरिटरी से बाहर हो, मतलब जैसे अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री, यानी बियॉन्ड का मतलब हम यहाँ पे नॉर्मली टेरिटरी से लेते हैं। और विदाउट इंडिया मतलब जहाँ पे इंडियन लॉ नहीं अप्लाई हो रहा है,
वहाँ पे फॉरेन लॉ अप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा एम्बेसीज हो जाता है ना। इंडिया का एम्बेसी जैसे हमारे यूएसए में है, तो जितनी दूर पे एम्बेसी रहेगा उतनी दूर पे क्या है, इंडियन लॉ अप्लाई कर रहा है। उसके अदर में क्या है, इंडियन लॉ अप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन उस एम्बेसी में टेरिटरी कौन सी है, यूएसए की है ना। तो अगर ऐसी जगह पे कोई इंडियन सिटीजन कमिट करता है तो उसको भी आईपीसी के अंडर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और दूसरा क्या है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, यानी कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी शिप पर या एयरक्राफ्ट पे कोई ऑफेंस कमिट करता है और वो रजिस्टर्ड है कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया मतलब इंडियन लॉ से वो रजिस्टर्ड है और वहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको भी आईपीसी के अंडर लायबल ठहराया जा सकता है। तीसरा, एनी पर्सन इन एनी प्लेस, पहली बात तो ये 5, और ये इंक्लूड कब हुआ था, देखिए इंसर्टेड बाय 2019, यानी जितने भी हमको कंप्यूटर से रिलेटेड या साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वो आफ्टर 2000 ही मिलेंगी। 2000 से लेके फिर 2005 आया, फिर 2009 आया, मतलब 2000 के बाद ही हमको ऐसे मिलती हैं, पहले तो नहीं होती थी। तो यानी यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में बात की गई है। तो एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विदाउट मतलब जहाँ पे इंडिया का लॉ अप्लाई नहीं होता है, और बियॉन्ड इंडिया मतलब होता है कि जहाँ पे इंडिया के जो बियॉन्ड टेरिटरी होता है, यानी इंडिया के क्षेत्रफल से जो बाहर कोई ऑफेंस कमिट करता है, कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, यानी ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, किससे, कंप्यूटर रिसोर्स से, लेकिन वो जो कंप्यूटर रिसोर्स का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, इंडिया में है। यानी अगर हम नॉर्मल बोलें तो जितने भी ऑफेंस किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो इंडियन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंडिया को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो वो जितने भी ऑफेंस हैं वो आईपीसी के अंडर लाइबल हो जाएंगे। तो हमारा सेक्शन 2 बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की, और 3 और 4 बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की। तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। इसका इलस्ट्रेशन है, ये मतलब पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें ये कि ए जो कि इंडियन सिटीज़न है वो मर्डर कमिट करता है कहाँ पे, युगांडा में, तो वो ट्राइड किया जाएगा, या तो वो युगांडा में ट्राइड किया जाए, वहाँ अगर किया है ऑफेंस तो जाहिर सी बात है वो वहाँ पे अगर पकड़ा जाएगा तो वहाँ पे वो ट्राइड होगा। लेकिन अगर वो इंडिया में कहीं भी पकड़ा जाता है, ठीक है, तो वो इंडिया में जहाँ भी पकड़ा जाएगा उसको वहीं पकड़ के मतलब उसको वहीं ट्राइड कर दिया जाएगा ठीक है। तो इसमें यही है। अब सेक्शन 5 में क्या है, सर्टेन लॉज नॉट टू बी इफेक्ट बाय दिस एक्ट, तो ये सीधे सीधे नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईपीसी बताया है, यानी आईपीसी हमारी कहाँ कहाँ नहीं लागू होगी। तो ये हमारे सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन, यानी जो हमारे आर्मी से रिलेटेड जो लॉज होते हैं उसमें आईपीसी नहीं इंक्लूड होती है, क्योंकि उनका अलग ही सारा लॉज चलता है, ठीक है। इसलिए हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं अगर वो कोई भी कमिट करते हैं, कोई भी ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनको आईपीसी के अंडर नहीं लायबल ठहरा जाता है। इसके अलावा एनी स्पेशल और लोकल लॉ, तो पहले ही बता चुके हैं कि स्पेशल लॉ में अगर कोई ऑफेंस है तो जनरल कोर्ट से प्रिवेल करेगा स्पेशल लॉ। लोकल लॉ मतलब कि जो मतलब हर स्टेट का अपना लोकल लॉ होता है, तो अगर लोकल लॉ में कुछ दिया हुआ है, आईपीसी में कुछ दिया हुआ है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा, हमेशा लोकल लॉ प्रिवेल करेगा। लोकल लॉ स्पेशल लॉ में आईपीसी नहीं यूज़ होता है, क्योंकि आईपीसी जनरल कोड है। तो ये हमारा सेक्शन 5 है। अब हम आते हैं चैप्टर 2 में, जो कि नॉर्मल बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशन से, कट गया थोड़ा, जनरल एक्सप्लेनेशन से कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 6 से लेके 52A तक। इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस बताई गई हैं और बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है जो रिपील्ड हो गई हैं, बहुत पहले ही रिपील्ड, यानी इंडिपेंडेंस टाइप पे ही वो रिपील हो गई थी। तो इसमें बहुत ही टिपिकल पॉइंट है जिसको याद करना है, और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, नॉर्मली आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। सेक्शन 6 में क्या है, डेफिनेशन इन कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। तो इसमें ये बोला गया है कि आने वाले आगे के चैप्टर में जितना भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी आपको ऑफेंसेस पढ़ाया जाएगा, जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसको हमारे जनरल एक्सेप्शन से लगा कर पढ़ेंगे। अब जनरल एक्सेप्शन कहाँ दिया हुआ है, हमारे चैप्टर 4 में दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक, 76 से लेके 106 तक,
यानी ये जितने भी प्रोविजंस हैं इसको हम साथ में पढ़ेंगे। अब हर जगह आपको प्रोविज़ो लगा के तो देंगे नहीं, है ना, कि ये ऑफेंस है, ये एसेंशियल है, प्रोविज़ो, बट ना, लेकिन तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो सारा ये समेट कर हमारे सेक्शन 6 में रख दिए हैं कि अगर आप पूरा आईपीसी पढ़ेंगे तो उसको हमारे जनरल जो हमारा एक्सेप्शंस दिया हुआ है चैप्टर 4 में उसके साथ ही पढ़ेंगे। किसी को भी पढ़ो, अगर हमारा 76 से लेकर 106 के अंदर आ रहा है तो वो एक डिफेंस का काम करेगी। ये नॉर्मली हमारा सेक्शन 6 में बोला गया है। अब देखिए, इसके अलावा इसमें दो इलस्ट्रेशन है, ज़रूरी है। एक चाइल्ड से रिलेटेड है अंडर 7 ईयर जो कि सेक्शन 82, तो ये भी हमारा जनरल एक्सेप्शंस भी आता है। एक पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड है जो कि 76 यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट से रिलेटेड है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, जैसे हमारा सेक्शन 8 जेंडर। अब जेंडर में प्रोनाउंस ही, जैसे इसमें क्या है ना कि अगर हमको आईपीसी में कहीं भी ही मिलता है तो ही का मतलब सिर्फ मेल से नहीं लिया जाता है, ठीक है। मतलब ही का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन की हो रही है, तो ही डिनोट करता है मेल फीमेल दोनों को। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ही है वो किसको डेरिवेट करता है, तो मेल फीमेल दोनों का डेरिवेट करता है। इसका सेक्शन क्या है 8। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 कभी कभी पूछा जाता है मैन वुमेन कौन है भाई, मैन मेल ह्यूमन को डिनोट करेगा, वुमेन फीमेल ह्यूमन को डिनोट करेगी, तो इसका सेक्शन कभी कभी पूछा जाता है। अब सेक्शन 11 में क्या पूछा जाता है, पर्सन। तो इसका पहली बात तो प्रोविज़न इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कि पर्सन में इंक्लूड कौन कौन होता है। तो पर्सन में इंक्लूड होते हैं कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि पर्सन सिर्फ बॉडी ऑफ पर्सन होते हैं। तो आईपीसी में पर्सन तो इंक्लूड है, वो एक ह्यूमन बीइंग है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो पर्सन होगा। लेकिन इसके अलावा भी हम कंपनी और एसोसिएशन, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे ना हो, उसको भी एज अ पर्सन ही देखते हैं, यानी एज अ पर्सन ही इंक्लूड करते हैं। ये सेक्शन 11 में बोला गया है, इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। सेक्शन 12 इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वीन 13 ये तो रिपील ही हो गया है, लेकिन ये एक बार राजस्थान में पूछा गया था कि ये रिपील कब हुआ, तो 1950 में रिपील हुआ है। अब सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसको देखना चाहे तो ऐसा ऑफिसर, ऐसा सर्वेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही कंटिन्यू होता है, अपॉइंटेड होता है, एम्प्लॉयड होता है, यानी जिसको गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है, गवर्नमेंट ही एम्प्लॉयड कर रही है, गवर्नमेंट ही पैसे दे रही है, तो ऐसे ऑफिसर को हम गवर्नमेंट ऑफ द सर्वेंट कहते हैं, मतलब सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14। 15 हट गया है, 16 भी हट गया है, 17 गवर्नमेंट क्या है। अब भाई गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दो चीज़ इसमें बताई गई हैं। 18 में इंडिया है, इंडिया में पहले एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर था, अब इस पर इंक्लूडिंग हो गया है, यानी इसका सेक्शन कभी कभी पूछ लेते हैं सेक्शन इंडिया कहाँ दिया हुआ है, तो इंडिया हमारा सेक्शन 18 में है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारे लिए, सेक्शन 19 में जज, क्योंकि हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो हमें जज कौन होते हैं ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 19 सबसे पहले तो इसका सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जज को कहाँ डिफाइन किया गया है, तो जज की डेफिनेशन हमको सेक्शन 19 में देखने को मिलती है। तो इसका एक बहुत ही वो है कि जज वो होते हैं जो एक डेफिनेटिव जजमेंट देने के काबिल हों, है ना। मतलब द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ एक सेकेंड हु इज़ ऑफिशियली डिजाइनेटेड एज अ जज, बट ऑल्सो, मतलब एक जज जो है वो सिर्फ ऐसे पर्सन नहीं है जो कि ऑफिशियली एज अ जज डिज़ाइन किए गए हैं, इसके अलावा वो हर एक पर्सन, उसके अलावा वो ऐसे एवरी पर्सन हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा जिनको पावर दी गई है, लॉ के द्वारा उनको पावर दी गई है, किस में दी गई है, एनी लीगल प्रोसीडिंग सिविल क्रिमिनल, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, उसमें एक डेफिनेटिव जजमेंट दे पाए, ठीक है। मतलब इसमें नॉर्मल जज कौन है, जज सिर्फ वो पर्सन नहीं है जो कि एज अ जज ऑफिशियली डिज़ाइन किया गया है, बल्कि जज एक ऐसा पर्सन है जिसको लॉ एम्पावर करती है, लॉ ने उसको पावर दिया है किस चीज़ का, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग सिविल क्रिमिनल में एक डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एक
कहते हैं ना कीवर्ड, तो कीवर्ड हमारा डेफिनेटिव जजमेंट है, और इतना ही याद कर लीजिए आपका काम हो जाएगा। यानी जज वो हैं जो एक डेफिनेटिव जजमेंट दें, किसमें, सिविल, क्रिमिनल, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, और वो उनको इसलिए एम्पावर कौन करता है, लॉ करता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है। अब हमारा आता है इसका जो इलस्ट्रेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक कलेक्टर जज है, मजिस्ट्रेट एक्साइजिंग जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑन विच ही हैज़ पावर टू सेंटेंस टू फाइन इज अ जज। मतलब यहाँ पे देखिए डिफरेंस हमको क्या दिख रहा है, एक कलेक्टर है एक्सरसाइज कर रहे हैं जुरिडिक्शन को, तो वो जज हैं। एक मजिस्ट्रेट है, वो भी अपने जुरिडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सेंटेंस दे रहे हैं किसी भी ऑफेंडर को, इसलिए वो जज हैं। लेकिन यहाँ पे डी देखिए, यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि मजिस्ट्रेट अपना जुरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनके पास पावर है, लेकिन किस चीज़ के लिए, ओनली टू कमिट, सिर्फ कमिटल, मतलब कोई ऐसा केस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस है जो बहुत ही बड़े लेवल का केस है, और वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ही उसको ट्रायल किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो आया किसके सामने है, जेएमएफसी के सामने, तो जेएमएफसी उनको ट्राई करने के लिए मतलब कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो अपना केस कमिट कर देते हैं, ठीक है। कमिट कहाँ करेंगे, सीओएस को। तो जो कमिटल वाली जो पावर होती है, यहाँ पे वो जज नहीं है। जज का मतलब ही होता है कि जो एक डेफिनेटिव जजमेंट दे, ठीक है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट किसी केस को कमिट कर रहे हैं, ना कि उसका जजमेंट दे रहे हैं। तो अगर वो जजमेंट नहीं दे रहे हैं तो वो जज नहीं है ऐसे सिचुएशंस में। तो ये सेक्शन डी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर कोई सिर्फ मजिस्ट्रेट जो सिर्फ कमिट कर रहे हैं किसी भी केस को अपने सुपीरियर कोर्ट में, तो वो जज नहीं है। फिर आते हैं सेक्शन 20, कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इम्पॉर्टेंट हमारा सेक्शन बेस पे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। तो यहाँ पे मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस को एम्पावर किया गया है बाय लॉ। क्यों एम्पावर किया गया है, कि वो जुडिशली मतलब जुडिशरी का एक अपना एक एक्ट करें, जजमेंट दें, क्या कहते हैं, और कहते हैं ना कि कोर्ट जो होता है वो प्रीमाइसेस, जो हमारा जो हम कोर्ट देखते हैं वो कोर्ट नहीं है। कोर्ट क्या है, जहाँ पर हमारे ऑनेबल जज बैठ जाए। अगर जज फॉर एग्जांपल अगर जज एक पेड़ के नीचे बैठ जाए, और पेड़ के नीचे बैठकर अगर वो केसेस को सुन के जजमेंट दे रहे हैं, तो वो पेड़ के नीचे ही कोर्ट है। तो जज जहाँ बैठ जाए वो ही कोर्ट होता है, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस वही है। इसका इलस्ट्रेशन जरूरी है। अब हमारा आता है सेक्शन 21, जो कि बात करता है पब्लिक सर्वेंट से, ठीक है। तो इसमें तो भी बहुत पढ़ना है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट अब नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियोस अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।